All right, everyone, we are live. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्य। बच्चे, जो आपकी ये मॉर्निंग की क्लासेस है, हम 11th एंड 12th दोनों क्लासेस को साथ साथ में कर रहे हैं। 12th का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स विच इज योर MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम शुरुआत कर चुके थे और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप DNA का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे बड़ा अच्छे से, रेप्लिकेशन क्या होता है हम समझ चुके हैं अच्छे से। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, वी आर डन। आज बारी है ट्रांसलेशन पे फतेह हासिल करने की और ट्रांसलेशन के साथ में हम जेनेटिक कोड के बारे में भी समझेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। बिकॉज प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ट्रांसलेशन पे आपका क्वेश्चन बने ना बने, पर जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे इजाद किया गया था, कैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रिपलेट ऑफ बेसिस से ही आपका एक अमाइनो एसिड की कोडिंग हो रही है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे थ्रू एनसीईआरटी। जी हाँ, आज का जो सेशन है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है। एनसीईआरटी के स्निप्स ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप बच्चे भी अपने साथ में एनसीईआरटी एंड अपना एक पेन लेकर के साथ में बैठो, ताकि आपको मैं साथ साथ में अंडरलाइन कराती रहूं किस किस लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ऐसा भी आया था जिसमें थोड़ा सा मैं कहूंगी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था आपकी प्रॉपर्टीज पे ही। प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, यूनिवर्सल है, एम्बिग्युअस है, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कोरिलेट कर दिया था कि हम अगर कोई एंजाइम को आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी को डिप्लॉय किया जाएगा। तो वो एग्जैक्ट लाइन आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगी बच्चों, लेकिन द थिंग इज कि अगर आप आज का लेक्चर समझ लेते हो तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी आप बड़ा ही इजीली कंप्लीट कर पाओगे, बड़ा ही इजीली आप केटर कर पाओगे। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून मेघा भारती, गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, संतोष हेलो बेटा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फटाफट से सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दो। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, जितना आप ही के जैसे लाइक माइंडेड लोग आकर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करेंगे उतना ही आपका भी बेनिफिट होगा, बिकॉज आप लोग साथ में बैठ के उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मुझसे पूछ पाएंगे जो कि 720 वाला स्टूडेंट पूछ पाता है। तो एक सिनर्जी के साथ में सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे। जो भी क्लास होती है डेली बेसिस पे मेक श्योर करो उसको अपना आप स्टेटस लगा रहे हो, बी इट योर व्हाट्सएप, बी इट योर इंस्टाग्राम, बी इट योर टेलीग्राम, एवरीवेयर, हर कहीं आप उसको अपना स्टेटस लगा करके बैठे हो, ताकि आप ही के जैसे लाइक माइंडेड लोग हमसे जुड़ते चले जाए। तो सेशन को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर लो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत 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 अनिवार्य है, बिकॉज आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो भी फर्दर चेंजेस है क्लासेस में उसके भी, और क्लासेस किस टाइम पे हो रही है। बहुत सारे बच्चे, मैं देख रही थी कल की क्लास में एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का। तो नोटिफिकेशन के लिए बेटा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो जो बेल आइकन है उसको हिट करना पड़ेगा। जब आप उस बेल आइकन को हिट करोगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन पक्का से आ जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा वी हैव आवर ब्यूटीफुल टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लो, हमारी क्लासेस का इत्तला वहां पे भी कर दिया जाता है। ऑल राइट, सो वी हैव संतोष, गुड आफ्टरनून बेटा। कृष्णा शर्मा, भाई क्या फर्क पड़ता है बेटा उससे, आपको पढ़ाई करनी है, मैम को पढ़ाना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो, तो ट्रांसलेशन के बारे में हम समझते हैं। ट्रांसलेशन से पहले हम जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं, डिस्पाइट द पीपीटी जो मैम लेके आ रही थी, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी ही लेकर के आई हूं, ताकि आप वो एनसीईआरटी मेरे साथ बैठ के पढ़ सको। एनसीईआरटी में मेरे साथ बैठ के आप अंडरलाइन कर सको, जो भी लाइन इंपॉर्टेंट है आप वहीं की वहीं एनसीईआरटी में लिख लो, आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो मेक श्योर करना है सारे बच्चों को कि आप अपनी एनसीईआरटी, पेन पेपर जो भी है आपका उसको लेकर के साथ में बैठेंगे। जी बिल्कुल मेघा भारती, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, राइट। चलो, यस यस द कृष्णा शर्मा, ये पूरा चैप्टर मैंने बेसिक से, मतलब शुरुआत से डीएनए के स्ट्रक्चर से पढ़ाया हुआ है बेटा। इसी प्लेटफॉर्म पे 12:30 पे हमारी क्लास होती है। तो डीएनए क्या होता है वहां से हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल को कैसे हमने आइडेंटिफाई करा, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए।
उसके बाद में हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, एक एक एंजाइम, डीएनए कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। आज उसी सीरीज में हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। जो मेरा बच्चा आज फर्स्ट टाइम मैम को देख रहा है यहाँ पे, आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाना, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2x स्पीड पे फटाफट से देख लेना और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आप सारे बच्चों के पास में एनसीईआरटी ओपन होगी। यस और नो इन द चैट बॉक्स। एनसीईआरटी अपनी ओपन करके बैठे हैं, एक पेन या पेंसिल अपने साथ में लेकर के बैठे हैं। हर एक लाइन पे मैम विल बी टेलिंग यू कि ये वाली लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ और उस बात में बहुत दम है। बात यह है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हो तो पूरे चैप्टर में कुछ एरियाज निकल के आते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आए ना आए, बट जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसीलिए अगर आप मेरे साथ बैठ के एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टीज को, तो एक एक प्रॉपर्टी जिसपे प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है वो सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है मेघा, राइट कृष्णा, संतोष। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं शुरुआत कर रही हूं जेनेटिक कोड कैसे इजाद हुआ, कैसे हमें समझ में आया, किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे हमने ये माना कि हाँ भाई आपको ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन में 3 ही न्यूक्लियोटाइड रखने चाहिए, 4 या 2 आप नहीं रख सकते हो। ये सारी बातों पे क्लैरिटी कैसे हुई, कैसे प्रकाश डाला गया, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। तो फटाफट से एनसीईआरटी अपनी ओपन करके बैठेंगे सारे के सारे बच्चे। एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रही हूं। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी का स्निप है जो आपकी अभी अभी रिलीज हुई है, जिसमें रिवाइज्ड सिलेबस दिया हुआ है। उस लेटेस्ट एनसीईआरटी का स्निप मैं लेकर के आपके सामने आई हूं। उसी एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, उसी के सारे स्निप आपके सामने होंगे। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो अगर हम बात करें जेनेटिक कोडॉन की कि क्या होता है जेनेटिक कोडॉन, अब तक हमने ये समझा बच्चों की जो डीएनए है वो डीएनए अपनी खुद की कॉपीज को बना सकता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ जो आरएनए बनाने के पीछे हमारी सेल की मंशा थी, इच्छा थी, वो ये थी कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाए, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोटीन से ही हमारा सब कुछ चल रहा है, पूरा जीवन चल रहा है प्रोटीन से ही, है ना। वो एक मेजर मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि आपको हेल्प कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, राइट। तो अब प्रोटीन बनाना ही अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेटम था। तो प्रोटीन कैसे बनेगा, कितने कोडॉन से बनेगा, जो आरएनए है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो आरएनए है उसमें भी आई एम हैविंग एमआरएनए व्हिच इज माय मैसेंजर आरएनए, आई एम हैविंग टीआरएनए व्हिच इज माय ट्रांसफर आरएनए, एंड आई एम हैविंग आरआरएनए व्हिच इज माय राइबोसोमल आरएनए। तो मेरे पास 3 प्रकार की आरएनए है। इन तीनों में से कौन सा आरएनए पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में, इस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन में, ये जानने के लिए पूरा लेक्चर देखते रहना पड़ेगा। ठीक है मेगा आउट ऑफ इच्छा सीख ली है। ठीक है संतोष, चलो सुपर। तो भाई शुरुआत हमने ये करी, अगर हम बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, इसके साथ में जो प्रोपोजिशन है एंड डिसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। भाई हम ये तो समझ गए कि डीएनए इज द वन विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, हमने ये बात समझ ली। लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन कैसे बन रहा है, क्या जेनेटिक कोड होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपके, हमारे पास ATGC 4 अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए सामने, या एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। कुछ ऐसी भी धारणाएं प्रचलित थी कि खाली एडेनिन ही आपका एक अमाइनो एसिड बना देगा, खाली थायमीन ही आपका एक अमाइनो एसिड बना देगा। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भाई नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड से काम नहीं चलेगा, हमें 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी आपका एक अमाइनो एसिड बन पाएगा। तो ATGC या AG या AC, ये 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ऐसी भी धारणाएं प्रचलित हुई। तो बहुत सारी स्टडीज करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट हमारे सामने आया, दैट वाज इट इज
In a very true sense, it is required involvement of scientists from several disciplines. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना हाथ आजमाया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, किसी ने कहा कि यार एक ही न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, किसी ने कहा 2 होने चाहिए, किसी ने कहा चारों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी ने 3 पे भी बोली लगाई। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हमारे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिस्ट, इट वॉज अल्टीमेटली जॉर्ज गमाओ। नाम देख लो ध्यान से, इट वॉज अल्टीमेटली जॉर्ज गमाओ जिन्होंने ये कहा, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, who argued that since there bases, 4 ही बेसिस हैं, which is A, T, G and C, ये 4 ही कॉम्बिनेशन है। अगर हम डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करोगे तो टी को हटा दो, यूरेसिल को ऐड कर दो, बनेंगे तो आपके 4 ही न्यूक्लियोटाइड। तो इन्होंने कहा कि यार 4 बेसिस है, एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड है टोटल, 4 बेसिस को 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, तो द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन। पहली बात तो इन्होंने कहा कि यार कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड बनाएगा तो सिंस वी आर हैविंग 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 ही अमाइनो एसिड बने, बट नेचर में वी आर हैविंग 20 अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पहली चीज तो ये। अब आप परम्यूटेशन लगा लो कि क्या कॉम्बिनेशन सही बैठेगा। 2 होना चाहिए जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करे, 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो पहली चीज तो देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन। मेघा भारती, बेटा देखो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप अलग अलग मत समझो, एवरीथिंग इज साइंस, है ना। जब आप 12th पास कर जाते हो, अभी हमने 12th के लेवल पे सेग्रीगेट किया हुआ है, जब आप आगे 12th के बाद पढ़ाई करते हो तो बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री भी है, आपका बायोलॉजी भी है ना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस में आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसे अलग सेग्रीगेटेड आपके एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें तो मेंडल साहब ने, उनके जो टीचर थे वो मैथमेटिशियन थे, है ना, उनसे इंस्पिरेशन ली। फिजिक्स के एक टीचर थे, उनसे इंस्पिरेशन एक ली कि भाई हमें मैथमेटिक्स को ढूंढना चाहिए, है ना। तो उन्होंने मिल करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। तो आप इसको एज ए साइंस समझें, अलग से सेग्रीगेट ना करें कि बायोलॉजी में तो बायोलॉजी वाला ही साइंटिस्ट होना चाहिए, फिजिक्स में साइंटिस्ट वाला होना चाहिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला होना चाहिए। मेरा बात है, जब आप आगे पढ़ोगे, लेट्स से आप बीएससी परस्यू करते हो, आप एमएससी करते हो, पीएचडी करते वक्त पे आपका रुझान हो जाता है किसी ऐसे डायरेक्शन में जो कि आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट रखती है, तो आप एज ए साइंस उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ना कि सेग्रीगेट करके, ना कि सेपरेट करके कि यार बायो की चीज ही मुझे अलग से देखनी है। ठीक है, हाँ जी। पर डे लाइव क्लास होता है मैम? हाँ जी बिल्कुल मजहार, बिल्कुल पर डे लाइव क्लास होता है, डेली बेसिस पे लाइव क्लास होती है। टाइम 12:30 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा आपके 4 बेसिस है और मुझको बनाने हैं यार 20 अमाइनो एसिड। तो एक तो नेचुरल सी बात है, देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को नहीं कोड कर पाएगा, वी डू नीड कॉम्बिनेशन। पहली चीज उन्होंने कहा, he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide। इन्होंने कहा कि यार मेरे हिसाब से ना 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होना चाहिए कोड। This was a very bold proposition because a permutation combination of 4:3 comes out to be 64। इन्होंने कहा कि यार 64 कोडोन बन जाएंगे, which is sufficient to code 20 अमाइनो एसिड। अगर मैं ये कहूं कि यार 2 ही होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड, तो 4 कॉम्बिनेशन है, 4 द पावर हमने 2 किया तो 4 into 4 मेरा बन जाएगा 16। तो मैं 16 अमाइनो एसिड ही बना पाऊंगा, बट एक्चुअल में नेचर में मेरे पास 20 अमाइनो एसिड है। तो 2 के कॉम्बिनेशन में बात नहीं बनेगी। 3 के कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो टोटल मेरे पास 64 आता है। 64 कोडोन विल कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, बात हजम होती है। बट 16 कोडोन कैन कोड फॉर एट मैक्स 16 अमाइनो एसिड, नॉट 20 अमाइनो एसिड।
इसीलिए इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझते हुए ये इजाद किया गया कि एक्चुअली इट इज ट्रिपलेट ऑफ बेसिस, एक्चुअली इट इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स which are participating in the process and 3 nucleotides are the ones which are acting as a genetic codon, जो कि आपका एक अमाइनो एसिड बना रहा है। गुड आफ्टरनून विनय प्रताप, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आप कैसे हैं बेटा, आप कैसे हैं? 3 मेघा भारती 3 ही नहीं किया, देखो अगर आप 1 करते हो मेघा, हमको ये बात तो समझ में आई, हमारे पास ए टी जी सी 4 ही न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं कहूं एक न्यूक्लियोटाइड ही एक अमाइनो एसिड बनाएगा तो आपके एट मैक्स 4 अमाइनो एसिड बन पाए, बट नेचर में तो 20 अमाइनो एसिड्स है, नहीं मान सकते इस बात को, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कहें कि यार 2 न्यूक्लियोटाइड लेट्स से ए एंड टी मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन निकालो, 4⁻² हुआ, 4 × 4 मतलब 16 हुआ, तो एट मैक्स आपके 16 अमाइनो एसिड बन सकते हैं, बट नेचर में हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है। फिर उन्होंने 3 पे जंप किया तो 4⁻³ किया तो निकल के आया 64। इसका मतलब 64 एक बड़ा नंबर है, ये 20 तो बना ही लेगा। यस, देयर विल बी सम डुप्लीकेसी, उसको हम रिमूव कर देंगे, बट 16 कोडॉन इक्वल्स टू 20 अमाइनो एसिड्स सीम्स लाइक अ फेयर डील। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर नाउ? इसलिए 4 भी बेटा, 4 तो इससे भी ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाता, उतना तो नेचर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। चलो थोड़ा बहुत डुप्लीकेसी हम मान लेंगे, बट 4 से तो इससे भी डबल डुप्लीकेसी हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो उतना डुप्लीकेसी नेचर हैंडल नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली बच्चे ये हमें समझ में आया कि आपके इट इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द, इन्होंने समझा दिया कि ट्रिपलेट माने आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड योर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोडॉन, और ये जो एक कोडॉन होता है ये आपका एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक बात है? तो ट्रिपलेट पे सब एग्री करते हैं मेरी क्लास में भी और सारे साइंटिस्ट भी। चलो, हाँ, providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task, इससे भी ज्यादा खतरनाक टास्क था इसका प्रूफ प्रोवाइड करना। जैसे मेघा मुझसे प्रूफ मांग रही है, वैसे ही सभी साइंटिस्ट ने मिलकर इनसे भी प्रूफ मांगा। तो द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय द हरगोविंद खुराना सर, इंडियन साइंटिस्ट का नाम हमें बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है, तो जहां पे देखने को मिले तो उसको तो अच्छे से रिस्पेक्ट करके हमें समझना चाहिए और अपने जहन में रख लेना चाहिए। तो हरगोविंद खुराना सर, इनका इंडियन ओरिजिन था, एंड हरगोविंद खुराना सर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। वो आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर पा रहे थे, वो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बना पा रहे थे। मतलब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, व्हाट इज होमो, व्हाट इज कोपॉलीमर, वो आरएनए को जैसे फॉर एग्जांपल यू 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 ऐसे इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज कर लिया। केमिकली सिंथेसाइज करने के बाद ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या प्रोटीन आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हरगोविंद सर ने instrumental in synthesizing RNA molecule with the defined combinations of bases homopolymer and copolymer। ये तुम्हारा homopolymer हो गया, copolymer तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन में इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो ही वॉज एबल टू सिंथेसाइज आरएनए ताकि समझ पाए कि ट्रिपलेट है कोडोन, या 2 ही न्यूक्लियोटाइड है, या 3 है, या 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ, दैट वाज ऑफ मार्शल निरनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम करके प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, एंड वन मोर वाज सीवरियो ओकाई। अच्छा, इस वाले पार्ट से तुम्हारा साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी दिस वन, इट विल बी दिस वन, जो कि पहले भी आया हुआ है। तो मेरे बच्चों की एनसीईआरटी ओपन है, एक बार यहाँ पे मेरे साथ में एमसीक्यू अलर्ट जरूर लिख देंगे सारे बच्चे, एमसीक्यू अलर्ट लिख के स्टार मार्क कर देंगे। अगर साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आएगा आपके जेनेटिक कोडॉन पे तो इट इज दिस वन जिस पे आपका
क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है पहले क्वेश्चन। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैम ही आपको कराएंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने एक एंजाइम भी बना दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या होता है आपको पता है, मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, बट जो बच्चे मेरे नए हैं मैं फिर से बता देती हूँ। व्हाट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर? जब आप डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो आप एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं। दैट विल बी योर टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी स्ट्रैंड पे अपनी मर्जी से बहुत सारे एडेनिन को ऐड कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, या बहुत सारे यूरेसिल को मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, विदाउट इट्स प्रेजेंस मैं आउट ऑफ द विल जाके पॉली ए की टेल ऐड कर रही हूँ लेट्स से आरएनए में, दैट विल बी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है रेफरेंस के लिए और मैं उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रही हूँ, दैट विल बी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो सकता है। फाइनली ए चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड व्हिच इज, जो अभी मैं टेबल आपको दिखाने वाली हूँ। आई मेरी बात समझ में? तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के ये प्रूव कर दिया कि भाई ये इतने सारे ये गए, किसी ने सिंथेसाइज कर दिया आरएनए को, किसी ने पॉलीमराइज करके आरएनए को एक्सप्लेन कर दिया, तो फाइनली हमारे सामने एक चेकर बोर्ड निकल के आता है जो एनसीईआरटी ने ये चेकर बोर्ड आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है भाई हमको समझ में आ गया 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 के कॉम्बिनेशन में बैठेंगे, मतलब 64 कोडोन्स मेरे हो जाते हैं। मेरी एक बात बड़े ही ध्यान से समझना बच्चों, एक कोडोन, वन कोडोन विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, ठीक है, एक अमाइनो एसिड। वन कोडोन इज योर ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि इसमें आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, बीट AUG 3 न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, बी इट ACU 3 न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, बी इट योर GUU ये तीनों आपके न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। तो फाइनली ये पूरा चेकर बोर्ड बनाया गया इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके कि इफ इट इज UU तो वो आपका किसके लिए कोड करेगा, इफ इट इज WA तो ल्यूसीन हो जाएगा, सेरीन कब हो जाएगा, टायरोसिन कब होगा, आर्जिनिन कब है, हिस्टिनिन कब है, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपका टेबल बनाया गया पूरे 64 कोडोन्स का। अब जब टेबल बना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे सामने आए। 64 कोडोन्स से हमें 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका डुप्लीकेसी हो रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपके जेनेटिक कोडोन शो कर रहे होंगे। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ डुप्लीकेसी होती है, कैसे हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, नेचर कैसे उसको इरेडिकेट कर पाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यहां तक कुछ भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, जिसपे मैं स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे एमसीक्यू अलर्ट लिख रही हूं। दिस इज द पोर्शन जहां से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का या इस टॉपिक का, आपको ये 5-6 बातों पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस पे एक क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में भी आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है, एक क्वेश्चन 2024 में भी बन जाएगा फॉर श्योर। ये क्या फीचर्स है जेनेटिक कोड के, ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। सारे बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हुए चल रहे हो, यस और नो इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हुए चल रहे हो, यस और नो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। थोड़ा प्यार बरसाते चलो भाई, मजा आता है, अच्छा लगता है अगर आपके प्यारे प्यारे लिटिल हर्ट्स आते रहते हैं, आपके थम्स अप्स आते रहते हैं, आप सेशन को शेयर करते हो, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हाँ यस राउफ खान, यस मैम, समझ आ रहा है सब कुछ, मेघा भारती सब समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे कम ऑन एवरीवन, शेयर करते चलो इसको, अपने स्टेटस पे लगाते चलो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जरूर लगाओ। यस मेघा भारती, संतोष, चलो सुपर्ब।
तो क्या फीचर्स है जेनेटिक कोडॉन के जिसपे एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा? जो भी तुम्हारे माइंड में डिस्टरबेंस चल रही है, जो भी तुमने सोचा, खाया पिया, किसी से बात करी, सबको साइड में रखो, सिर्फ मेरी बात सुनो। 6 बातें तुमको बताऊंगी, इस 6 बातों पे एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। और जब अभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इस 6 बातों पे बहुत सारी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। नंबर 1 बात क्या है? पहली बात ये है बच्चों, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, माने 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपका एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका एक कोडॉन बनाते हैं। दैट्स व्हाई मैं कहती हूं द कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो भाई कॉम्बिनेशन बनके मेरा 64 आ जाता है। तो क्या सारे 64 कोडॉन अमाइनो एसिड बनाएंगे? आंसर इज नो। 64 में से आपके 61 कोडॉन, 61 will code for amino acid and 3 codons will not code for any amino acid. Am I clear? Out of 64, 61 ही है जो अमाइनो एसिड को बनाएंगे, 3 आपके नहीं बनाएंगे। Since they are not coding for any amino acid, we will call them stop codons. भाई देखो, एक बात समझो मेरी, हमको प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए भी कोडॉन चाहिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए भी कोडॉन चाहिए, एंड प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए भी कोडॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए का एक सेगमेंट है, आपकी बॉडी में केराटिन की कमी हो गई है, ठीक है, जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है। बॉडी चाहती है केराटिन बनाना। अब केराटिन के लिए हमें अमाइनो एसिड्स ही चाहिए, उतना ही अमाउंट चाहिए आपके डीएनए का, उतना ही अमाउंट चाहिए आपकी आरएनए का। अगर ज्यादा आरएनए हो जाएगा तो अगर मान लो केराटिन की जगह मेलानिन बन गया, है ना, तो चाहते थे बाल अच्छे हो जाए और पिगमेंटेशन आ गई हमारे स्किन के ऊपर, तो ये नेचर में नहीं पॉसिबल होता है। नेचर बड़ा ही बैलेंस बना के चलती है, तो हमें उस प्रोसेस को स्टॉप भी करना होगा। यस, वो 3 को नॉनसेंस नहीं कहेंगे, उस 3 को हम स्टॉप कोडॉन कहेंगे, बिकॉज दे डू हैव सेंस ऑल्सो, है ना। नॉन सेंस तो मतलब ये हुआ कि यार खराब ही हो गया, तो सेंस तो उनमें भी है, रिक्वायर्ड तो वो भी है, स्टॉप कोडॉन की भी जरूरत तो हमें है। अदरवाइज जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, वो नहीं बन पाएगा। समझे? हाँ, सब खत्म, टाटा खल्लास, बाय बाय, वो हो जाएगा, है ना। हमें चाहिए केराटिन, हम चाहते थे सुंदर बाल हो, और नेचर ने तो स्किन को भी एकदम मेलानिन से फिल्ड अप कर दिया है। ठीक है ठीक है, हाँ। तो बच्चे, इसको हमने बोला स्टॉप कोडॉन, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं देन एंड देयर सेल्फ। ये स्टॉप कोडॉन पे बहुत बार सवाल आ जाता है। जो आपके स्टॉप कोडॉन है, ये 3 स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं। 1 इज UAA, UAG, UGA, ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन है। अब आप सोचिए, ये जो स्टॉप कोडॉन है, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा है। दैट इज द रीजन आपका प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये कुछ अलग से हॉर्न नहीं बजा रहे हैं या अलग से कुछ प्रॉपर्टीज नहीं दे रहे हैं, बस ये अमाइनो एसिड नहीं ऐड ऑन कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रोसेस आपकी वहीं रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपकी अमाइनो एसिड की चेन जो बन रही थी वो वहां से निकल के बाहर चली जाएगी। एम आई क्लियर? यस एवरीवन, चलो सुपर्ब। तो थोड़ा डिटेल में और बताते हैं इसके बारे में, कैसे स्टॉप कोडॉन वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको ये बताई, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जो भी आपने खाया, किसी ने कुछ कहा, सवेरे से जो भी बात हुई है, जो भी सोशल मीडिया पे कंज्यूम किया, सब कुछ को साइड में रख के सिर्फ मेरी 6 बातें सुनना। इस पे एक सवाल जरूर जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा। नंबर 1 हमने बात करी, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 3 आपके न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं। तो 64 में से 61 तो मेरे अमाइनो एसिड को बनाएंगे, बच गए मेरे 3। जो 3 है वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। ध्यान देना इस बात पे, 20 अमाइनो एसिड है और 61 कोडॉन कोड करने वाले हैं। एक अनार 100 बीमार हो गए हैं, एक अनार 100 बीमार हो गए। ऐसा स्कूल में होता है ना, एक लड़की बड़ी अच्छी लग रही होती है और सभी लग जाते हैं उसके पीछे, है ना, ये कॉमनली देखने को मिलता है, फिर लड़ाई होती है सब में। तो इन सिमिलर वे आपके 20 ही अमाइनो एसिड है और 61 कोडॉन के लिए कोड करना है हमें। ठीक है, तो सम अमाइनो एसिड्स आर द वन जो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो पाएंगे।
तभी तो बैलेंस बन पाएगा, बिकॉज वी हैव 61 कोडॉन जो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए है। इस प्रॉपर्टी को आप डीजनरेट कहते हैं। देखो डीजनरेट में यूनिवर्सल में डिफरेंस है, अभी आपको समझा देती हूं। अगर आपसे एग्जाम में डीजनरेट प्रॉपर्टी के बारे में पूछा हो तो आप बस ये याद करना, एक अनार 100 बीमार, 20 अमाइनो एसिड इक्वल्स टू 61 कोडोन। इसका मतलब एक से ज्यादा अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो पाएंगे, तभी तो एक ये बैलेंस आपका बन पाएगा। एम आई क्लियर व्हाट इज डीजनरेसी ऑफ कोडोन? यस, बस मैम हमें इतनी सच्चाई मत बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, सच्चाई मत बोलो। समझ आ गया? 20 अमाइनो एसिड है और 61 कोडोन है, तो इसीलिए अमाइनो एसिड विल बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ठीक है, इसीलिए आप चेकर बोर्ड भी देखो बच्चों, चेकर बोर्ड दिखा देती हूँ। देखो ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, ये 1 2 3 4 5 6 के 6 आपके ल्यूसिन को ही कोड कर रहे हैं। आया समझ? 6 के 6 आपके ल्यूसिन को ही कोड कर रहे हैं। आया समझ? इसके अलावा देख लो आप, मिथोनिन AUG है, मिथोनिन तो स्पेसिफिक हो जाता है। वैलिन को देख लो, 1 2 3 4 चारों आपके वैलिन को ही कोड कर रहे हैं। तो दिस प्रॉपर्टी माय डियर किड्स इज कॉल्ड एज डीजनरेट। चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 3 प्रॉपर्टी, द कोडोन इज read in mRNA in a continuous fashion. There is no punctuation in between that. मान लो तुम्हारे को एक सीक्वेंस दे दी है which is AUGCUACGA for example। तो जो सीक्वेंस ऑफ mRNA है बच्चों, इसमें कलर चेंज करते हैं। ये मेरा फर्स्ट कोडोन हो गया, ये कलर तुमको दिख नहीं रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट कोडोन हो गया बच्चों, ये मेरा सेकंड कोडोन हो गया बच्चों, ये मेरा थर्ड कोडोन हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई फुल स्टॉप है, कोई कॉमा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है AUGCUACGA। AUG बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि वो एक कोडोन है जो मिथोनिन को बना देगा, ये एक अलग कोडोन है, ये अलग कोडोन है, बट नेचर डिस्क्रिमिनेट करके नहीं चल रहा होता। नेचर में आपको कॉन्टिन्यूअसली ही इसको पढ़ना है। ठीक है, द कोडोन इज read in mRNA in a continuous fashion. There is no punctuations, there is no full stops, there is no commas, nothing at all. Am I clear? थर्ड वाले फीचर में, थर्ड फीचर, am I clear everyone? Yes, फोर्थ पे आ जाओ, which is very 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 important. फोर्थ वन पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, यू नेवर नो इस साल भी आ जाए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, U will code for phenylalanine. Some exceptions to this rule is always there, but जो कोड है वो यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया तुच्छ प्राणी है, बैक्टीरिया सूक्ष्म है, तो इसमें तो U किसी और अमाइनो एसिड को कोड करना शुरू कर देगा और हमारे बॉडी में किसी और अमाइनो एसिड को कोड करना शुरू करेगा। तो चाहे इकोलाई हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे पिग हो, चाहे डॉग हो, हर किसी स्पीसीज के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा जो कि उसका डिफाइंड अमाइनो एसिड है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, You have to tell the property of genetic code जिसकी वजह से हम ई कोलाई में इंसुलिन को बना के और ह्यूमन के अंदर उसको इंजेक्ट कर पाते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? सोचो जरा सोचो बच्चों, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, जिसके इम्पैक्ट में हम ई कोलाई में इंसुलिन को बना करके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर पाते हैं? दैट प्रॉपर्टी विल बी योर दैट जेनेटिक कोडॉन इज यूनिवर्सल। रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको ये समझाया, मान लीजिए मैं कहती हूँ AUG is a codon which will code for methionine, जो चेकर बोर्ड में दिया हुआ है। अब ये जो मिथोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो चाहे बीना यादव हो, चाहे मेघा भारती हो, चाहे कोई इकोलाई हो, चाहे कोई पिग हो,
चाहे कोई भेड़िया हो, कल ही मैंने भेड़िया मूवी देखी, तो चाहे भेड़िया हो, हर किसी के अंदर ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन आपने देखा AUG, दैट विल कोड फॉर मेथियोनिन ओनली। वो मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा, चाहे भेड़िया हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बीना मैम हो, चाहे मेघा भारती हो। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया नेचर ने कि भाई ह्यूमन बीइंग तो बड़े सुपीरियर स्पीसीज है तो इसमें तो मैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन रखूंगा, और बैक्टीरिया बेचारे सूक्ष्म है तो इसमें मैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन रखूंगा। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नेचर ने नहीं रखा है। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बच्चों कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोडोन की जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया में इंसुलिन को ग्रो करा के, बैक्टीरिया में इंसुलिन को ग्रो करा के और ह्यूमन बॉडी में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी माय डियर किड्स इज दैट योर जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल। वो यूनिवर्सल है, वो किसी भी बॉडी में आप रखो वो सेम अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, वो सेम प्रोटीन ही बनाएगा। ठीक है जी, ये बात मेरी आ गई है समझ? यस, तो चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है जो आपका AUG है which is your initiator codon। मैंने कहा ये तुम्हारे स्टॉप कोडोन हो गए बच्चों, UAA, UAG, UGA, ये तुम्हारे स्टॉप कोडोन हो गए। देन वी आर हैविंग कोडोन जो कि प्रोसेस को शुरुआत भी तो करे भाई, तो शुरुआत करने वाला हो गया तुम्हारा AUG। जो AUG है वो इनिशिएटर कोडोन कहलाता है। इसका ड्यूअल फंक्शन है, पहली चीज तो ये मेथियोनिन के लिए कोड करेगा, और दूसरी चीज ये इनिशिएटर कोडोन के जैसे बिहेव करेगा। हमेशा तुम कोई भी प्रोटीन बना लो, जो पहला अमाइनो एसिड होगा दैट वुड बी योर AUG। AUG will be codon and methionine will be your amino acid। अरे भाई बाल फंस गए चेन में। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। AUG is having dual function, it will code for methionine and it also act as initiator codon। आगे बात समझ? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके टर्मिनेटर कोडोन है, जो आपके स्टॉप कोडोन है, दीज वंस आर UAA, UAG एंड UGA, जो मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे लिख दिया, उआ, उआग, उगाव, ये 3 ही है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज माय डियर किड्स आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, आपके ज्ञान चक्षु में क्लियर हो जानी चाहिए। इन 6 में किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो। इन 6 प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टी में बच्चों कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस, नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। तो 6 की 6 प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर हो गई है तो आ जाओ जी, पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे आपकी प्रोसेस काम में आ रही होती है। तो मैं एनसीईआरटी पे जाने से पहले तुमको अलग से पहले प्रोसेस का एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूं। बच्चों मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आरएनए आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बीट योर आरएनए, बी इट mRNA, बी इट tRNA, तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में। कैसे करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड। जो आपका mRNA है न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो गया है ना, डीएनए ने पहले तुम्हारा hnRNA बनाया, फिर उसमें आपकी प्रोसेसिंग हुई है, कैपिंग ऐड हुआ, टेलिंग हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ, ये सब होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में बाहर आ गया है ना, ताकि उसको साइटोप्लाज्म में रास्ता मिल सके। तो mRNA की जो सीक्वेंस है उस पे आपके जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? जो mRNA की सीक्वेंस है उस पे आपके जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट है। तो यहां बता देती हूँ, दिस इज माय mRNA की सीक्वेंस जिसपे AUGCGUAUCUCA, ठीक है, ऐसे आपके कोडॉन प्रेजेंट है। करेक्ट है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपकी mRNA है इस पे आकर के अटैचमेंट होएगी तुम्हारी राइबोसोम्स की। तो पहले तुम्हारा स्मॉल राइबोसोम, देन तुम्हारी लार्ज राइबोसोम यूनिट ने आके अटैचमेंट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, राइबोसोम का अटैचमेंट हमें दिख रहा है।
नेक्स्ट क्या होगा आपकी प्रोसेस में, देखो मैं ये सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ तुमको, कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, पूरी प्रोसेस में आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके प्रोटीन, कैसे आपकी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो वी आर हैविंग mRNA सीक्वेंस जो कि आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, राइबोसोम ने आके अटैचमेंट करी। नाउ सेल में जो तुम्हारा tRNA है, tRNA के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच है। वो कैसे होगा मैम, क्योंकि tRNA के ऊपर आपकी एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट है। जो एंटीकोडोन लूप है वो जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस है इससे। AUG का ऑपोजिट क्या हो गया, A का ऑपोजिट U, U का A, G का C। कॉम्प्लीमेंट्री कहना चाहिए मुझे ऑपोजिट के बजाय, ठीक है। तो एंटीकोडोन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपके कोडोन सीक्वेंस से। जो एंटीकोडोन लूप है उसके रिस्पेक्ट में आपका अमाइनो एसिड अटैच होता है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपका tRNA है वो आके ऐसे बाइंड करेगा, साथ में अपने अमाइनो एसिड को लेकर के आया है। ये आपका एंटीकोडोन लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, बाइंडिंग कराएगा UAC, अमाइनो एसिड यहाँ पे रह जाएगा। सिमिलर वे इसका विद रिस्पेक्ट जो tRNA है वो आएगा, बाइंडिंग कराएगा, इन दोनों के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये आगे शिफ्ट होगा आपका राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ आगे शिफ्ट हो गया, इसका tRNA आ गया, देन इसका tRNA आ गया। ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट आपको दिया है। एंड फाइनली देयर हैज टू बी UAA, जो कि कोई भी अमाइनो एसिड नहीं आएगा। और फाइनली आपके जो अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4 की एक चेन बन जाएगी, जो कि आपका एक स्पेसिफिक प्रोटीन हो जाता है। एक ओवरऑल पिक्चर आई समझ? अच्छा, एक ओवरऑल पिक्चर नहीं समझ में आई, डिटेल में समझाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगी। चलो फिर इसके लिए तो हमें नोट्स ही निकालने पड़ेंगे। तो वेयर आर द नोट्स? आई वांट टू कीप इट। यहाँ पे मेरे नोट्स हैं, नोट्स आने दो, फिर अलग से समझाती हूँ तुमको, ठीक है? हाँ जी, आप देखते हैं जी, इस पे ब्लैक कलर दिखता है। देखो जी, प्रोसेस आपकी क्या होती है, मेघा भारती ध्यान देना। मेरे पास मैंने कहा tRNA का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इस प्रोसेस में। जो tRNA है वो क्या करता है, tRNA आपका अडेप्टर मॉलिक्यूल है। पहली बात, कुछ ऐसा मैंने स्ट्रक्चर उसका बना दिया। tRNA में यहाँ पे ना एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होती है। ये ज्यादा ही मोटा हो गया यार। इसमें ना आपकी एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होती है। जो एंटीकोडोन आपकी लूप है वो अमाइनो एसिड से बाइंड करती है, ठीक है। कैसे, आपका मान लीजिए AUG जेनेटिक कोड है, इसका एंटीकोडोन क्या हुआ, A का उल्टा हो गया U का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। तो UAC के विद रिस्पेक्ट में साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाया जाएगा, विच विल बी योर मेथोनिन। ये मेरी बात समझ में आई तुमको? ये मेरी बात समझ में आई? पहला स्टेप है विच इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसमें मेरे tRNA के ऊपर मैं अमाइनो एसिड को अटैच करवा रही हूं। कैसे कराऊंगी, जो tRNA है उसमें यहाँ पे एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होती है। एंटीकोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर कोडोन सीक्वेंस। जो आपका कोडोन mRNA पे होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, which is a specific sequence। तो जो UAC है that is complementary to your AUG, तो AUG is going to code for methionine, तो it is your UAC which will carry methionine। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बता बेटा, ये बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? तो साथ साथ NCERT भी हम पढ़ते हुए चलते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये बात आई समझ मेघा भारती? ये बात आई समझ? यस और नो बताओ चैट बॉक्स में। यस, तो आपकी एनसीईआरटी लिख रही होती है tRNA के बारे में। हेलो सोनी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द
proposition of codon, it was clear to Francis Crick that there has to be mechanism to read the code. उस कोड को रीड करने का कोई तरीका होना चाहिए, and also to link it to the amino acid, because amino acids have no structural speciality to read the code. amino acid के पास कोई speciality नहीं है, इसीलिए हमें किसी external structure की requirement होती है जो कि उस amino acid को read कर पाए. क्लियर बात है? Now उन्होंने ये कहा द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल. अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है आपका? टीआरएनए है, दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. वो कोड को भी रीड करे और वो अमाइनो एसिड से भी बाइंड करे. तो ऐसा सक्षम, ऐसा सुंदर मॉलिक्यूल हमारा टीआरएनए है, जिसको कि आप अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कह देते हैं. ये बात आई समझ? Yes everyone, मेघा do let me know, ये बात आई समझ? तो वो आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हो जाता है. The tRNA then called sRNA, which is soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later, बहुत टाइम के बाद. मैम आपने जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. हाँ, सोनी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जो लेक्चर पढ़ा रहे हो पूरे चैप्टर का लिंक हमें दे दिया करो. फॉर श्योर बेटा, विल डू दैट. एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वैसे, बट पूरे बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है. हाँ, ये आपने बहुत ही पते की बात करी है कि बॉटनी का एक अलग से प्लेलिस्ट जरूर बना देना चाहिए ताकि आपको इजी रहे लेक्चर ढूंढने में. ठीक है, ओके, विल डू दैट, विल डू दैट. ये आई बात समझ में? ये बात समझ में आई जो मैम ने आपको बताई. वापस से नोट्स पे चल के बताती हूँ. मैम ने कहा कि भाई फ्रांसिस क्रिक ने भी पहले बता दिया था कि हमें एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है जो कि कोड को भी रीड करे और जो अमाइनो एसिड को भी कैरी करे अपने साथ में. ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड वो लेके चले. चलो फिर आगे देख लेते हैं. हाँ जी, आगे देख लेते हैं. यस, आगे नहीं मूव, आगे मूव करने का क्या लेंगे आप? डियर स्मार्ट बोर्ड. हाँ जी, यस. तो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा टीआरएनए मॉलिक्यूल है. जो मैं तुम्हारा डायग्राम बना रही हूं वो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा. ये देखो, ये एंटी कोडॉन लूप हो जाती है. ये आगे चल के कोडॉन जो आपका एमआरएनए पे प्रेजेंट है उससे एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ये कैरी कर रहा है. इस एंटीकोडोन के रिस्पेक्ट में ये अमाइनो एसिड को भी अपने साथ में लेकर के आया है, विच इज सेरीन. इन ए सिमिलर वे आपका AUG कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? UAC का. ये भी एक अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है, विच इज योर टायरोसिन. ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है द टीआरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड. कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री आपकी एंटीकोडॉन लूप पे सीक्वेंस होती है. एंड इट आल्सो हैज एन अमाइनो एसिड which is having acceptor end to which it binds to amino acid. तो ये तुम्हारा acceptor end है जिसपे कि अमाइनो एसिड पे बाइंड करता है. 2020 में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी की इन्हीं कुछ लाइनों से. किस लाइन से आया था मैं अभी आपको बता रही हूँ. ये कहानी क्लियर हुई कि जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जो आपका टीआरएनए है, हाँ बेटा, ये न्यू एनसीईआरटी की ही स्निप है. आपके पास जो भी एनसीईआरटी है आप ओपन करके बैठ जाओ. ये आपका एंटीकोडॉन लूप है, ये आपका एक्सेप्टर एंड है जहां पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड. हमारे पास अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है. तो बच्चों मुझको बताओ, अगर मेरे पास 20 अमाइनो एसिड है नेचर में तो 20 ही तो टीआरएनए के मॉलिक्यूल हो गए हैं. 20 ही टीआरएनए के मॉलिक्यूल हो गए हैं. ठीक है, बिकॉज उस जो एंटीकोडॉन लूप है उसके रिस्पेक्ट में ही तुम्हारा ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा. ठीक है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर. अब इनिशिएशन हमेशा मैंने कहा AUG इज योर इनिशिएटर कोडॉन.
तो उसके विद रिस्पेक्ट में जो टीआरएनए है वो भी तो वही होगा जो मिथ्योनीन को ही कैरी करेगा, जिसमें एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। आई मेरी बात समझ में? तो देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। अब जो स्टॉप कोडॉन है वो प्रोसेस को क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट में कोई अमाइनो एसिड नहीं है, उसके विद रिस्पेक्ट में अमाइनो एसिड नहीं है, तो उसके विद रिस्पेक्ट में टीआरएनए नहीं है। तो जब प्रोसेस में टीआरएनए ही आके ऐड नहीं होगा तो आगे अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड अगर नहीं बन पाए तो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन वहीं की वहीं रुक जाएगी। क्लियर बात है? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो क्लोवर लीफ के जैसे दिख रहा होता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, जो मैं आपको बना रही थी ना, ऐसे ऐसे इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर। ये एंटीकोडॉन और यहाँ पे तुम्हारा अमाइनो एसिड, लेट्स से मिथ्योनिन की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने UCA विच इज योर एंटीकोडॉन। इसके रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं वैसे, ठीक है? UCA के रिस्पेक्ट में तो तुम्हारा सिरिन ही होगा, सिरिन लिख देते हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में का? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे देख लो आप मेरे सामने, ये आपके एनसीईआरटी है। ये बात किसको नहीं समझ में आई प्लीज मुझसे पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज मुझसे पूछो। जो पहला स्टेप है दैट इज योर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें वी आर हैविंग ए टीआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एंटीकोडॉन लूप है व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू माय कोडॉन सीक्वेंस, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट एंटीकोडॉन लूप मेरे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो हर एक टीआरएनए जो कि स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड के लिए, सिंस वी आर हैविंग 20 अमाइनो एसिड्स वी विल बी हैविंग 20 टीआरएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज वो 20 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड 20 टीआरएनए पे ही अटैच होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंटीकोडॉन लूप। रही बात स्टॉप कोडॉन की, तो स्टॉप कोडॉन सिंस उसका कोई अमाइनो एसिड नहीं होता है जिसको वो कोड कर पाए, इसलिए कोई टीआरएनए भी नहीं होगा जो कि उस अमाइनो एसिड को कैरी कर पाए। ठीक है, पहले का लेक्चर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसीलिए सोनी मैंने कहा एक कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी होता है, आपकी तरफ से कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सेशन की शुरुआत में ही आ जाया करो, बिकॉज अदरवाइज वो डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए समझना, आप टाइम ही वेस्ट करते हो। इसीलिए सेशन के एकदम शुरुआत में ही आप मेक श्योर करो कि आप आके क्लास में बैठ गए हो। ठीक है, चलो अब ट्रांसलेशन होता क्या है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो आपके अमाइनो एसिड है वो पॉलीमराइज होकर के प्रोटीन बनाते हैं, उसको आपने ट्रांसलेशन कहा। तो एक्चुअली इट इज प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन क्या होता है जी? अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन इज योर प्रोटीन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड से बनेगा। अमाइनो एसिड्स मिल करके अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो मान लीजिए एक अमाइनो एसिड मेरा ये, दूसरा मेरा ये, तीसरा मेरा ये, इसको मैं क्या कहूं? बोलो मैम, आप इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हो। पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के तहत जॉइंड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड के तहत जॉइंड है। मैम चैनल का पता नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको चैनल का भी पता है, मैम का भी पता है। मैम के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको n नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे, n नंबर ऑफ, बट उन पे नहीं जाना है, आप लाइव ही मैम की क्लास लगाओ। ठीक है, ठीक है, चलो। बिकॉज लाइव क्लास में ना एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है बच्चों के साथ में। लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछ पाते हो। आपने कहा मैम रिपीट, मैम आपको 10 बार रिपीट भी कर देती है। तो लाइव क्लास इज मच बेटर देन द रिकॉर्डेड क्लासेस। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास का टाइम होते के साथ फटाक से क्लास में आप पहुंच जाया करो। ठीक है, टेलीग्राम मैम अपना, बेटा मेरा टेलीग्राम तो है बायो गुरु बीना राव के नाम से। बाकी इन्फिनिटी लर्न का टेलीग्राम भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी आपको पूरा स्केड्यूल ऑफ द डे मिल जाता है मॉर्निंग में ही, और क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी तो 12:30 टाइम हमारा फिक्स ही है ऑलमोस्ट, इस टाइम पे तो क्लास होती है ना। चल सुपर यार, सॉरी मत बोला करो ना, बड़ा ही ऐसे दिल पिघल सा जाता है मेरा, ऐसे लेट आते हो फिर कहोगे मैम सॉरी है
है ना। तो कोई बात नहीं है, बस आगे से अपने एक्शन में दिखा दिया करो। ठीक है, चलो सुपर। हाँ जी, तो मैंने कहा था ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, आप समझ गए हो बच्चों, अमाइनो एसिड आपकी आ रही है कहां से, बोलो मैम स्पेसिफिक बेसिस थे वहां से। तो जो स्पेसिफिक बेस है, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज, अभी ध्यान देना भाई, ये लाइन पे जरा ध्यान देना, इस लाइन ने नीट 2020 में सबके होश उड़ा दिए थे। एक क्वेश्चन पूछ लिया था नीट 2020 में, क्वेश्चन कुछ ये था कि व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। अब जब आप पढ़ते हो ट्रांसलेशन को तो आपको ये समझ में आता है कि यार एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम्स की जॉइनिंग हुई है, उससे अटैचमेंट हुआ और फिर उसके बाद टीआरएनए आ रहा है। तो आप अपने ब्रेन में एक सीक्वेंस बना लेते हो, इसलिए मैंने पहले कहा कि सीक्वेंस मत बनाओ, ये मैं सारे इवेंट्स आपको बता रही हूँ। तो इवेंट्स में ये होता है कि आपकी एमआरएनए की सीक्वेंस है, राइबोसोम से उसका अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद आपका टीआरएनए आया, टीआरएनए ने आपका एंटीकोडोन लूप और कोडोन के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ और आपका अमाइनो एसिड वहां पे रह गया, है ना। एक्चुअल ये हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे आउट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स व्हिच इज हैपनिंग, व्हाट इज द फर्स्ट वन, तो the first phase my dear kids will be the charging of tRNA। first phase नीट 2020 का बहुत ही पेचीदा सवाल था ये, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि फर्स्ट फेज उन्होंने अपने ब्रेन में बना लिया था कि यार फर्स्ट फेज तो एमआरएनए की सीक्वेंस से शुरुआत होनी चाहिए, बट मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग होती है। द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड in the presence of ATP, अमाइनो एसिड को आप एक्टिवेट करेंगे एंड दे विल बी लिंक्ड टू देयर टीआरएनए। इस प्रोसेस को आप कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दोनों में से कोई भी बुलाओ एक ही बात है, इसको आप चार्जिंग कह दो या टीआरएनए पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का ऐड होना कहलाता है अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चाहे आप इसको ये बोल दो चाहे आप इसको चार्जिंग बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर? दोनों ही बहुत स्पेसिफिक है। Am I clear? तो फर्स्ट फेज मेरे प्यारे बच्चों लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, द फर्स्ट फेज विल बी चार्जिंग ऑफ tRNA in which your specific amino acid is going to come and attach to tRNA molecule with respect to the anticodon loop which is present। तो anticodon loop जो आपकी कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री है उसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टीआरएनए पे अटैच हो जाता है। Am I clear? और am I clear? The process is your charging of tRNA, या आप इसको अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA भी बोल देते हो। It is very specific process। If two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond will be there। क्लियर है ये बात? यस मैम क्लियर है। कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो, मैं वापस से समराइज भी कर दूंगी, तुम बच्चों को परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, वापस से समराइज हो जाएगा। बोर्ड को क्या हो गया यार, है ना। ये जो मैं आपको समझा रही थी इसको मैं वापस से समझा दूंगी, सुन लो ध्यान से। जो आपके दो अमाइनो एसिड आकर के अटैच हो रहे हैं बच्चों, ये प्रोसेस के लिए आपको एनर्जेटिकली फेवर्ड होना चाहिए, मतलब आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। The cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome। Ribosome is your cellular factory। ठीक है, ये मेरी स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, ये मेरी लार्ज सब यूनिट है, लार्ज है। ठीक है, the ribosome is there। The ribosome consists of structural RNA and about 80 different proteins। In its inactive state, it exists as two subunit, a large and a small one। When the small subunit encounters an mRNA,
अब देखो प्रोसेस जो हमारे दिमाग में सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार की है कि सबसे पहले राइबोसोम का जो स्मॉल सबयूनिट है वो आएगा, वो एमआरएनए से टकराएगा। एमआरएनए में आपके इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है बहुत सारे, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन विल बिगिन। अब देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया कि यहाँ पे प्रोसेस शुरुआत हो रही है, वहां लिखती है एनसीईआरटी द फर्स्ट फेज। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझो, तो फर्स्ट फेज विल ऑलवेज बी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एंड प्रोसेस शुरुआत कब होगी, जब तुम्हारा राइबोसोम आकर के एमआरएनए से अटैच हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि कौन सी लार्ज है मेगा भारती? पता चलेगा बेटा चश्मा लगाने से। आप स्पेक्स लगाओ, आप देखो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये स्मॉल सबयूनिट है, ये लार्ज सबयूनिट है। पता लगाने के लिए बस स्पेक्स लगाना है, सही पावर वाला, ठीक। जस्ट किडिंग बेटा, जस्ट किडिंग। जो स्मॉल सबयूनिट है वो साइज में छोटी होती है, जो बड़ी है वो साइज में बड़ी होती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ जी, तो देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सबयूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. The ribosomes also act as a catalyst, जो catalyst की तरह एक्ट कर रहा होता है for the formation of peptide bond. For the formation of peptide bond. आ गई ये बात समझ में? चलो चलते हैं जी आगे। अच्छा, यूटीआर से पहले अब मैं तुमको एक बार फिर से एक सीक्वेंस, एक बात समझाना चाह रही हूं जो मैंने अभी अभी समझाई। जरा ध्यान देना सारे बच्चे, ज्ञान चक्षु ओपन करके। एनसीईआरटी लिखती है ये तो भैया तुम्हारा फर्स्ट फेज है जिसमें की हो रही है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें कि मेरा विद रिस्पेक्ट टू एंटी कोडॉन लूप अमीनो एसिड अटैच हो चुका है। दिस इज माय फर्स्ट फेज। ना प्रोसेस कब शुरुआत होगी, जो मेरी एमआरएनए की सीक्वेंस है, ये मेरी एमआरएनए की सीक्वेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम AUG, CGA, GCU एंड UAA। ये लेट्स से ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो द फर्स्ट वन, ध्यान देना, कलर चेंज कर रही हूं, द फर्स्ट वन AUG विल कोड फॉर मिथोनिन, जो कि इनिशिएटर है। नाउ व्हाट विल हैपन, आपकी पहले स्मॉल सबयूनिट ने आके बाइंड किया, उसके बाद राइबोसोम की आपकी लार्ज सबयूनिट ने आके बाइंड किया। ध्यान देना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे ध्यान देना। स्मॉल ने ज्वाइन किया, लार्ज ने ज्वाइन किया। लार्ज के ऊपर कुछ साइट्स प्रेजेंट है जिसको P एंड A साइट कहते हैं। अब जो पहला टीआरएनए है, यहां से आ गया जी टीआरएनए, AUG के रिस्पेक्ट में यहाँ पे UAC प्रेजेंट है, साथ में अपने मिथोनिन लेकर के आया है, साथ में अपने मिथोनिन लेकर के आया है। करेक्ट बात है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। प्रोसेस शुरुआत कब हुई, जब तुम्हारा एमआरएनए से राइबोसोम ने अटैच कर लिया। स्मॉल सबयूनिट ने अटैचमेंट करी, लार्ज ने अटैचमेंट करी। अब टीआरएनए को बुलाया गया, टीआरएनए आया, एंटीकोडॉन लूप में यूएसी को लेके आया, साथ में अमीनो एसिड भी आ गया। एम आई क्लियर? यस मैम, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये मेरा एक और कोडॉन है, इसके रिस्पेक्ट में भी तो मेरे पास टीआरएनए है, बिकॉज 20 अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में 20 ही स्पेसिफिक टीआरएनए मेरी सेल रखती है। ये बात हो चुकी है। चलो जी, अब यहां पे भी तुम्हारा आ गया टीआरएनए, जो कि अमीनो एसिड नंबर 2 को लेके आया है। अच्छा, इसको 1 लिख देते हैं ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी रहे, है ना। ये अमीनो एसिड 1 है, टीआरएनए व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू CGA, C का कॉम्प्लीमेंट्री G का C, A का U। तो GCU जिसके एंटी कोडॉन लूप में प्रेजेंट है, वो टीआरएनए यहां पे आ जाएगा, साथ में अमीनो एसिड नंबर 2 भी लेकर के आएगा। ये बात किसको समझ में आई? ये बात किसको समझ में आई? यस एवरीवन, ये बात किसको समझ में आई? चैट बॉक्स में बताओ मेरे बच्चों फटाफट से। ये बात आई समझ? तो अब मेरे पास देखो अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, इसमें क्या होगा जी? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये ब्लैक को मैंने बता दिया कि बच्चों ये मेरा पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया 1 एंड 2 में, 1 एंड 2 में थोड़ा थोड़ा 1 एंड 2 में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन,
आपका जो राइबोसोम है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो ये टीआरएनए तो डिटैच हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये AUG था आपका, ये CGA है आपका, ये GCU है, ये UAA है। करेक्ट बात है बच्चों। नाउ रेड पेन लेते हैं। हाँ हो गया, यस। अब क्या किया राइबोसोम ने, वो शिफ्ट करके यहां पे आ गया, ये स्मॉल ये लार्ज सब यूनिट। ठीक है, यहां पे मेरा अमाइनो एसिड 1 था, यहां पे मेरा अमाइनो एसिड 2 था, ये 2 है, ये 1 है। करेक्ट बात है, दोनों के अंदर मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना चुकी थी। करेक्ट बात है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, सिंस राइबोसोम आपका शिफ्ट हो चुका है, मेरे पास अलग सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक्सपोजर आ चुका है। नाउ ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो कोडोन है, इसके रिस्पेक्ट में एंटी कोडोन आएगा, इसके रिस्पेक्ट में जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी का हो गया आपका जी, यू का हो गया आपका सी, एक तीसरा अमाइनो एसिड साथ में कैरी करके ले आया, तीसरा अमाइनो एसिड साथ में कैरी करके ले आया। एम आई क्लियर इन दिस? Am I clear in this thing? Everyone, do let me know in the chat box. Yes, clear. Now what will happen? अमाइनो एसिड क्या बनेगा, बोलो मैम, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इनका भी कनेक्शन हो गया। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये टीआरएनए यहां से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? बिकॉज ये तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। राइबोसोम विल शिफ्ट टू दिस एंड दिस न्यूक्लियोटाइड, दिस एंड दिस कोडोन आई वुड से रादर। ठीक है, ये शिफ्ट करेगा, ये टीआरएनए आपका निकल जाएगा। तो इसका आगे का स्टेप कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, ये तुम्हारा AUG CGA GCU एंड UAA इज देयर। ठीक है, ये मेरा mRNA ने इसने आगे शिफ्ट मारा, ये लार्ज ये स्मॉल सब यूनिट। करेक्ट बात है, ये टीआरएनए आपका निकल चुका है। तो मेरे पास अमाइनो एसिड 1 2, यहां पे आ चुका है अमाइनो एसिड 3 इज देयर। ये कहानी किसको आई समझ में? ये कहानी किसको समझ आई? ये ब्लैक पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कहानी किसको समझ आई यहां तक? यस, अब राइबोसोम आगे शिफ्ट हो चुका है। नाउ आई एम हैविंग UAA। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई टीआरएनए आएगा, अमाइनो एसिड लाएगा, मेरा टीआरएनए आएगा, अमाइनो एसिड लाएगा, बट कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है, कोई अमाइनो एसिड नहीं ला रहा है। देखा कि भाई UUA है, जिसके रिस्पेक्ट में देयर इज नो टीआरएनए बिकॉज इट इज अ स्टॉप कोडॉन। तो सिंस इट इज अ स्टॉप कोडॉन, तो प्रोसेस विल स्टॉप, आपका टीआरएनए यहां से निकल जाएगा एंड आपका अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, जो कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड के तहत जुड़ा हुआ है, ये आपका प्रोटीन निकल के बाहर आ जाएगा। तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हुआ? नहीं आएगा टीआरएनए, बिकॉज है ही नहीं, उसके रिस्पेक्ट में कहां से आएगा? कितना इंतजार कर लो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, वो तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। एम आई क्लियर? Am I clear everyone? Am I clear everyone? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। Am I clear everyone? हो गया क्लियर? कुछ भी डाउट बचा है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। कोई भी कहीं पे भी एक भी वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर अभी भी नहीं पूछना चाहते तो कमेंट सेक्शन आपके पास में, उसको भर दिया करो, डाउट से पूछ लिया करो अपने सारे सवाल। जो भी आपको सवाल लगता है मैम को बताने चाहिए, जो कि मैम से आप आंसर सुनना चाहते हो, मेक श्योर कमेंट सेक्शन को आप भर दो अच्छे से। ठीक है, डन। ये क्लैरिटी आ गई है मेरे बच्चों को अच्छे से? चलो, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। एनसीईआरटी ने एक और बड़ी प्यारी सी बात लिख दी है, जिसपे बहुत बार सवाल पूछ लेती है। एनसीईआरटी लिखती है कि यार, a translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start। शुरुआत में आपका स्टार्ट कोडोन जो कि AUG है, और एंड में आपका स्टॉप कोडोन है, और यही आपका बना देता है पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज योर अमाइनो एसिड। एंड mRNA also has some additional sequence
विच इज नॉट ट्रांसलेटेड, कुछ ऐसी सीक्वेंस भी है जिसका ट्रांसलेशन माने प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं जी यूटीआर। व्हाट इज यूटीआर? दैट इज अनट्रांसलेटेड एरियाज। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जो यूटीआर है, अब वो कुछ कोड तो नहीं कर रहा है किसी प्रोटीन को, तो मैम इसका क्या काम है? तो भाई साइंटिस्ट भी अब तक इतना ही समझ पाए हैं कि यूटीआर का होना अनिवार्य है, बिकॉज ये एफिशिएंट प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। ऑल्दो ये अलग से अमाइनो एसिड नहीं बनाता है, इसका अपना कुछ वर्चस्व नहीं है, बट ये ओवरऑल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद, हाँ ठीक है, डन 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 डन, प्रीवियस लेक्चर देख लेना आप सारे। ठीक है, तो यूटीआर इज रिक्वायर्ड। कहां पे होगा यूटीआर? आर प्रेजेंट एट बोथ द साइड्स, 5 प्राइम एंड के तो पहले और 3 प्राइम एंड के बाद में, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे है आपका स्टार्ट कोडॉन जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, और 3 प्राइम पे है आपका स्टॉप कोडॉन जो प्रोसेस को बंद कर देगा। तो यूटीआर इससे पहले इसके बाद प्रेजेंट है। कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई काम का नहीं है, बट ओवरऑल एफिशिएंट प्रोसेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा एनसीईआरटी भी कहती है, और ऐसा बाकी सारे साइंटिस्ट भी आपके कह देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुकी हूं। इनिशिएशन कैसे हुआ? कैप एंड टेल बनेगा। मेगा भारती, mRNA का तो कैप एंड टेल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कैप एंड टेल विल बी देयर, राइट? तो ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों आज का। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझको कमेंट सेक्शन में देंगे। जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा उसको कुछ इनाम मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आप लोग कर देना। और कुछ भी डाउट अगर बचा हो आपका पूरी प्रोसेस में, जेनेटिक कोडॉन क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, तो मुझसे आप प्लीज पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट एवरीवन, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चे अपने डाउट्स पूछते रहो, अपना ख्याल रखो, कीप शेयरिंग द सेशन, इसको लाइक कर लो, अपने स्टेटस पे लगा लो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेक श्योर आपके हर कहीं स्टेटस पे ये लेक्चर जरूर हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की प्रोसेस को समझते हुए। कल हमारी 11वीं की कक्षा है जिसमें हमने प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, तो वो क्लास पे लगाने आप जरूर आ जाना। आपके साइमल्टेनियसली 11th 12th दोनों क्लासेस चल रही है। ऑलराइट एवरीवन, तो चलो बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, परेशान मत हो, त्रस्त मत हो, खुश रहो हमेशा। चलो बच्चों, बाय एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय किड्स आउट देयर एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन योर वे। बाय एवरीवन।